Hello everybody, how's everyone doing? Hi, this is Dr. Gitanjali Sharma and once again, warmest welcome on the platform of Talking Textbooks Kora Live, leaving no child behind. So guys, last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We studied about the monohybrid cross, the dihybrid cross, and also I told you very important, and of course I told you to make that chart, right, so that you must be knowing how exactly is the genotypic ratio being formed and how is the phenotypic ratio being formed. And उससे भी पहले अगर अभी भी किसी को वो समझ नहीं आया है, पहले जो हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किया था उनको अच्छे से पढ़िए. ऑलराइट, जीन्स क्या है, अलील्स क्या है, लोकस क्या है. ऑलराइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू रिमेंबर दोज टर्मिनोलॉजीज. दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ चैप्टर वे यू नीड टू नो अबाउट दी टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क है ना. कैरेक्टर्स क्या हैं, ट्रेट्स क्या है, सब में जो है फ़र्क होता है. ऑलराइट, सो ये डेफिनेशंस व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग एनी क्रॉस या मेकिंग द चार्ट ऑफ अ क्रॉस, सो यू नो इट यू गेट टू have that knowledge properly. All right, then you must be knowing certain important like about the theory I told about कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था. why did he selected Pisum sativum, which is the botanical name for your garden pea, right? And I asked you to write down that. I don't think it's given somewhere in your books or what. Anyways, अगर दिया भी हो नहीं भी हो तो you have to remember that the botanical name for garden pea is your Pisum sativum, है ना. उसके बाद why did he selected only that plant, what's the exactly उसमें ऐसी क्या खूबियाँ थी हमने वो देखी थी, है ना. then कितने 7 जो कैरेक्टर्स उसने लिए थे वो क्या थे, उसमें से डोमिनेंट, रिसेसिव, है ना. F1 जनरेशन को क्या बोला, फर्स्ट फिलियल, राइट. देन उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन किस में हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन किस में हुआ है. ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना बच्चों, अगर आप लोग इनको रटते भी हो तो भी आपके लिए आगे दोनों ही टाइप ऑफ क्रॉसेस में इट वुड बी वेरी इजी. ऑल राइट, एंड इट्स द सेम एवरीवेयर. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सेपरेट दी गैमीट्स, ऑल राइट, मेक दी पेयर्स, एंड देन उसके बाद आप जब उसका पॉलिनेशन वाला चार्ट बनाते हो तो यू नो यू इजीली गेट दी दिस जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो. सबको पता ही है डोमिनेंट किस में होता है, रिसेसिव को हम लोग कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. ऑलराइट, सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बात करेंगे, विच इज अगेन वेरी इजी. ऑलराइट, बट द मेजर पोर्शन टुडे इज गोना बी इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, है ना. एग्जैक्टली हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ. ओके, हेरिडिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है, जितना था उतना पढ़ लिया. सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन एक पोर्शन है जो आज वुड बी कंप्लीटेड. ऑल राइट, एंड नाउ द अनदर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, अनदर सेपरेट पोर्शन इज योर एवोल्यूशन. एग्जैक्टली व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, कैसे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई. सो ये एक और अलग ही लेवल का यू नो क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवरीज हैं. लॉट मेनी थ्योरीज हैव बीन पुट अप, यूल सी लेटर. मतलब कसम से बोरिंग भी बहुत है, बट क्या करें, यू नो थ्योरी है, हमें एग्जामिनेशन तो फाइट करना ही, हमें बताना तो पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, सो पढ़ना पड़ेगा, है ना. कोई बात नहीं जी, उसको भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, है ना. चलो, अभी टीटीवी के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी, जो लोग यहाँ नए हैं. सो यहाँ देख ही रहे हो बोर्ड पे, सुनते भी रहते हो. 6th 7th 8th ओलंपियाड्स के साथ साथ आपके NTSC NSC JS एंड PRMO की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बाकी स्कूल वाले तो ऑब्वियसली करवाते ही हैं, है ना. चलो, ये हमारी टीम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की, राइट. सो मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग देम, पढ़ते ही हो आप, इन लोगों के लेक्चर्स देखते ही हो सबके, राइट, है ना. एक्सट्रीमली हेल्पफुल. एंड देन पीपल हु डू नॉट नो अबाउट मी, दिस इज अ लिटिल बिट, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, बाकी हम आगे जान जाएंगे, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन बच्चे लोग फॉर यू गाइज, सो दैट आपके एग्जामिनेशंस की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वट एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम द वीडियोज, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट देन यू नीड सर्टन मटीरियल, certain concise matter from where you need to you know after your whatever videos you are taking here, okay, notes you are taking down, वहाँ पे आपको और ज़्यादा एक बार और go through करने का मौका मिलता है. अब वो sample exactly कैसा है, material कैसा है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का, वो आपको उसके Instagram हैंडल पे दिख जाता है. so you need to subscribe to the Instagram channel, sorry, this Telegram handle, I'm sorry, yes, to the Instagram, not Instagram, that is the Telegram handle. all right, so yes, उसको आप सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद आपको ये लिंक्स पे जाना है 6th 7th 8th 9th and 10th. ऑल राइट, ठीक है.
और एनीवे सोशल मीडियाज़ के बारे में तो आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है, राइट? एवरीबडी इज़ यूजिंग, ठीक है? सो अभी हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट? सो यहाँ पे आपको मटेरियल का जो पूरा एक तरीके से एक स्नीक पीक यू कैन गेट हियर, ऑलराइट? एंड देन different क्लासेस के लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं. इफ़ यू आर फाइन विद इट, ओके, इफ़ यू वांट टू गो अहेड, देन व्हाट यू कैन डू इज जस्ट विजिट www.talkingtextbooks.in एंड देन अकॉर्डिंग टू आपके सहूलियत के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, इफ यू थिंक यू जस्ट वांट टू गो फॉर द टेस्ट पार्ट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक द नॉलेज फॉर एग्जामिनेशन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? उसके लिए भी आपका यहाँ पे पैकेज है. एंड इफ यू वांट कि आपको ईयर लॉन्ग पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए विद एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, पूरा का पूरा अच्छे से वीडियोस एंड दी मटेरियल एंड एवरीथिंग, उसके लिए भी यहाँ पे है. सो व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल विद. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज बच्चों दैट ऑफ कोर्स एग्जैक्ट प्राइस पे आपको नहीं करना है, यू आर गेटिंग 30% ऑफ, ठीक है? बट द थिंग इज ऑफ कोर्स 30% ऑफ के लिए यू नीड टू यूज माई कोड दैट इज GS Live विच इज गिविंग, है ना? ये पॉप आउट हो रहा है, राइट? एंड सॉरी, डोंट प्लीज एक्सक्यूज माई थ्रोट, little bit off today. So anyways, so this is GS Live, ठीक है? So 30% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. All right, then moving ahead, हमारा cardinal promise है ना? So this is what I call it as the promise to self. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, है ना? तो सब लोग खुद से promise करो. Yes, I would listen. बच्चों आज का लेक्चर जो है मोस्टली क्या पूरा ही थ्योरेटिकली है ये, ठीक है? कुछ ऐसा समझने वाला पार्ट नहीं है. जैसे लास्ट वाले लेक्चर में क्या था, बुद्धि लगाने की बहुत अति आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है. जस्ट दैट यू शुड नो एग्जैक्टली उस थ्योरी में क्या है, ठीक है? उन जो भी पर्टिकुलर महान हस्तियों के नाम मैं आपको बताऊंगी, हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने उन थ्योरीज को डिस्कवर किया, ठीक है? उन थ्योरीज को एक्चुअली पुट अप किया. सो यू मस्ट बी नोइंग एग्जैक्टली व्हाट्स देयर इन द थ्योरी एंड व्हाट्स द नेम ऑफ देम, ऑफ दोज साइंटिस्ट जिन्होंने वो थ्योरीज प्रपोज की, ऑलराइट? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, है ना? सो यस, वो हम आज पढ़ने वाले, ठीक है? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे आपका जीन के बारे में. बच्चों ऑलरेडी डिस्कस्ड, जीन जो होती है मेन हेरिडिटी यूनिट होती है ना. अब ये टर्म जो है ये मेंडल ने नहीं दिया था भाई. मेंडल ने तो क्या बोला था, जीन को फैक्टर बोला था, ऑलराइट? क्या बोला था? फैक्टर. ये टर्म इज इंपॉर्टेंट, इट वाज गिवन बाय जोहानसन. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द टर्म जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहानसन, ठीक है? और जीन्स क्या होते हैं बच्चों, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में इसकी डेफिनेशन के बारे में देखा ही है, राइट? वी नो दैट वेरी वेल. बट देन यहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, एक तो टर्मिनोलॉजी किसने दिया, दूसरा ये ऑब्वियसली हम जैसे हैं, जिस प्रकार के हम हैं, लंबे हैं या शॉर्ट स्टैचर्ड हैं, ओके, हमारा स्किन टोन कैसा है, आइज कैसी है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन किसकी होती है, जीन्स के अंदर होती है हमारी, राइट? है ना? सो द इम्पॉर्टेंट हेरिडिटी यूनिट ऑफ कोर्स. सो इसीलिए हमारे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का जिम्मा किसके हाथ में, हमारे जीन्स के हाथ में, जो ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से. कहाँ से? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑब्वियसली बात है, तो हम सबको पता ही है ना? अब देखो, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स where they occupy what specific position called as locus. हमने देखा था, राइट? हमने फर्स्ट ही क्लास में डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट लोकस क्या होता है, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है ना? मैंने डायग्राम बना के आपको पूरा एक्सप्लेन किया है. किसी ने मिस आउट किया है तो अपने डायग्राम्स को देखो, ठीक है? और वीडियो को देखो वापस, ऑलराइट? सो दिस इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. Then important is this one, the chromosomal theory of inheritance. बच्चे लोग, this is a straight question from here. So that is the chromosomal theory of inheritance. I'm sorry, I'll just select the highlighter for you guys. So write it down. The chromosomal theory of inheritance. किसने दिया आपका? T. Boveri and W.S. Sutton in 1902. This is important. Write it down. This is an important question. Who proposed the theory of chromosomal theory of inheritance, or the theory of, or the the theory of chromosomal inheritance, or chromosomal theory of inheritance. That is your two, that is T. Boveri and W.S. Sutton. Moving ahead, I hope you guys must have written it, all right? So that's important. Now chromosomes के बारे में कुछ बातें बच्चों, हम हमेशा बोलते हैं कितने हमारा जो सेल है, right? We are diploid organisms, isn't it? We are diploid organisms. यही बोलते हैं,
क्यों? क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46। लेकिन बच्चों इनको अगर हम स्प्रेड आउट करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 44 + 2। ठीक है, क्यों लिखते हैं 44 + 2? क्योंकि उसमें से आपके डिवाइडेड होते हैं, दीज आर योर सोमैटिक क्रोमोसोम्स, व्हाट? दीज आर योर सोमैटिक क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स, एंड दीज आर योर एलोसोम्स or heterosomes or sex chromosomes. Write down these three terminologies. Anything can be asked. So we basically have two types of chromosomes, that is autosomes or somatic chromosomes, allosomes or heterosomes or sex chromosomes. Okay, and all of us know females have XX chromosome as an heterosome and males contain what? XY, right? है ना? अब बच्चों ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आपके ऑटोसोम्स होंगे दे रेगुलेट योर सोमैटिक कैरेक्टर्स लाइक योर बोन्स, आपकी कलर, टेक्सचर, हेयर एंड एवरीथिंग। बट देन सेक्स डिटर्मिनेशन के जो क्रोमोसोम्स हैं, दोज आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स और heterosomes. So basically what they are doing is they are responsible for the sex determination of a child. So this is the basic difference. Somatic characters जो regulate करेंगे वो maximum amount हैं, कितने हैं? 44, and 2 are your sex chromosomes, that is X in female and XY in male. All right, these are your sex chromosomes. ठीक है, अब important बात यहाँ पे एक और, किसने डिस्कवर किया? Important, very important. Write it down. It was discovered by McClung in grasshopper. लिख लो, ठीक है। उसमें भी X क्रोमोसोम जो है वो किया था हैंकिंग ने, ठीक है। दो यहाँ पे नाम है, मैकक्लंग एंड हैंकिंग। सो राइट इट डाउन। कंप्लीटली थियोरेटिकल कुछ समझने का है ही नहीं इसमें, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लिखो। सो मैकक्लंग ने ग्रास हॉपर में डिस्कवर किया था सेक्स क्रोमोसोम, एंड एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग, ठीक है। राइट इट डाउन। Alright, so I hope you guys must have written, है ना। अब देखो the type of sex determination पहले ऑब्जर्व किसने किया? विल्सन एंड स्टीवंस in which insect? Legius. Write it down. ये भी एक important point है बच्चे लोग, write it down. That is किसने डिस्कवर किया? विल्सन एंड स्टीवंस in Legius insect. Okay, XX and XY जो sex, this type of sex determination, what? Please remember the term टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, यानी कि XX और XY से सेक्स डिटरमिन होता है। इस पैटर्न को किसने ऑब्जर्व किया था? एंड हु आर द पीपल हु आर एक्रेडिटेड विद इट? एंड दे आर योर विल्सन एंड स्टीवंस इन लेगियस इंसेक्ट। ऑलराइट, सो राइट इट डाउन। क्रोमोसोम्स जो हैं, सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर मैकक्लंग ने किए बच्चों ग्रास हॉपर में। ऑलराइट, एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिस्कवर किया। अब भाई क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं अलग, ठीक है, क्या सोमैटिक क्रोमोसोम से अलग सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिस्कवरी की मैकक्लंग ने। फिर उसके बाद उसमें भी एक्स क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया? हैंकिंग ने। फिर डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन XX XY टाइप से होता है, ये डिस्कवरी की विल्सन एंड स्टीवंस ने इन लेगियस इंसेक्ट, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ। चलो मूविंग अहेड, देखो XX XY वी नो बच्चों, ध्यान रखना हमेशा दैट व्हेनेवर देयर इज फर्टिलाइजेशन द चांसेस ऑफ हैविंग अ मेल इज टू फीमेल बेबी आर ऑलवेज 50-50%, ऑलराइट, ऑलवेज। सो कैन यू जस्ट लुक हियर, अगर हम यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, सिर्फ अगर हम यहाँ लिखते हैं इसको, जैसे मान लो दिस इज फीमेल XX प्लस दिस इज मेल XY, ऑल राइट। सो इनको आप स्प्रेड आउट करो XX, ठीक है, एक एक हो गया है ना, यहाँ पे आपका एक एक हो गया XY, ठीक है। अब जब हम इनका पेयरिंग करते हैं XX, ऑल राइट, XY, ऑल राइट, XX, ठीक है, देन XY,
ठीक है, तो देखो मेल इज टू फीमेल बेबीज का रेशियो कितना है, दीज वुड रिप्रेजेंट योर फीमेल्स, right, and these would represent as your males, so isn't it coming 50:50, so 50-50% है ना, 1:1 का रेशियो हम लोग इसको लेके चल सकते हैं, राइट. सो एग्जैक्टली वही चीज बताया हुआ है. देन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल इज हीटेरोगैमेटिक ऑब्वियसली, राइट, वाइल मेल इज, नो दिस इज सॉरी, दिस ये उल्टा लिखा हुआ है बच्चे लोग यहाँ पे. सो द फीमेल इज बेसिकली होमोगैमेटिक, सॉरी यस, फीमेल इज हीटेरोगैमेटिक, सॉरी यस. इसको एक बार टेबल को देखो जल्दी से, ठीक है ना, इसको देखो, उसके बाद हम ऊपर का करेक्शन करेंगे, ठीक है. अब देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द फादर, दैट इज द मेल. क्यों होता है बच्चों फादर के ऊपर डिपेंडेंट, बिकॉज आपका फादर क्या है, एक्स वाई होता है ना, एंड फीमेल इज एक्स, तो इट कैन ऑलवेज ट्रांसफर, जस्ट एक्स ही वो ट्रांसफर कर सकती है, राइट. लेकिन द मेल इज हीटेरोगैमेटिक, राइट, दिस इज हीटेरोगैमेटिक, ये यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, फीमेल इज होमोगैमेटिक, है ना, and male is your heterogametic. ठीक है, so if somebody is taking down notes or have taken the screenshot, please make the correction here. ठीक है, all right. So always यहाँ पे the female can always give you one, that is your x. फीमेल हमेशा एक x ही दे सकती है, यानी कि हालांकि दोनों आते हैं जब स्प्रेड आउट होता है, लेकिन यहाँ पे सिंस एक x ही पार्टिसिपेट करता है, इट हैज टू बी एन x. सो बेसिकली द मेल इज हीटेरोगैमेटिक, इट हैज x एंड y. सो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑलवेज द फादर नॉट द मदर. बट होता क्या है हमारी सोसाइटी में, अपोजिट. सो द फीमेल इज ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर नॉट हैविंग अ बॉय चाइल्ड, राइट, है ना. हम लोग मूवीज में भी देखते रहते हैं और ये वन ऑफ दी सोशल कंसर्न्स है उनके ऊपर, जो है बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है फीमेल्स के साथ, आज भी एक सोशल कंसर्न है बहुत बड़ा ये, राइट. So exactly they guys need to be educated that this is not the female who is responsible for the sex determination but the male, all right. chances 50-50% होते हैं बच्चे लोग, लेकिन responsible कौन है आपके, males, right. अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे about the origin of life. which one? the origin of life. now बच्चे लोग यहाँ से हमारा जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कौन सा, about the theories of evolution. So origin of life, exactly how did life originated on this planet, that is important, all right. So this is something we are going to study. now guys we need to note one thing, that lot many theories have been put up, बहुत सारी theories आई, बहुत लोगों ने अपनी अपनी अक्कल लगाई कि अरे यार यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, वहाँ पे वैसा हुआ होगा, है ना. अच्छा, तो लाइफ नॉन, किसने बोला नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है, किसी ने बोला नहीं लिविंग से ओरिजिनेट हुई है, फिर कोई बोला अरे नहीं पहले नॉन लिविंग आया फिर लिविंग आया. तो बेसिकली क्या है ना, इतने सारे थ्योरीज हैं, इन सबको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोथेसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस. मतलब कि एक तरीके का ये थ्योरीज जो है अजम्पशन ही तो है ना, कोई लिख के थोड़ी गया है कि अच्छा ये लाइफ जो है इस तरीके से ओरिजिनेट हुई है. अरे नहीं भाई, ये सारे के सारे क्या अजम्पशंस है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, राइट, है ना. अब देखो पहला अगर हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो भैया इसमें जो है पूर्णतः ईश्वर की रचना की बात की गई है. किसकी रचना, ईश्वर की रचना की. सृष्टि जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ईश्वर की एक रचना है ना. सो किसने दिया, अब देखो पहली बात तो ऑब्वियसली बात है, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, तो ये थ्योरी रिजेक्टेड है. ठीक है, क्या है, रिजेक्टेड है, क्योंकि कुछ सुपर नेचुरल पावर की बात की गई थी कि भगवान होते हैं, मतलब खैर वो तो होते हैं, ठीक है, जो मानता है उनके लिए बहुत अच्छा, ठीक है. सो यस, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट ऑफ कोर्स सुपर नेचुरल पावर जी की वजह से कि भाई जो है ये भगवान की वजह से सृष्टि हुई है, बट ऑब्वियसली कुछ इसका स्पेसिफिक हम हवा में बात नहीं कर सकते, कुछ एविडेंस लोगों को नहीं लगा, रिजेक्ट कर दिया इसको. ठीक है, अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ठीक है, अब बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको लिख लो कि सबसे पहले तो ये थ्योरी थेल्स एंड एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था. क्या, दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय थेल्स and Aristotle. So the question can come straight away like that, who supported or who gave the theory of spontaneous generation, है ना. नाम में ही देखो spontaneous generation का मतलब कि ऑटोमेटिकली,
ठीक है, अपने आप, किससे? नॉन लिविंग मैटर से। अब इनका जो बोलने का मतलब था वो था नॉन लिविंग मटेरियल, जिसको इन लोगों ने क्या बोला था बच्चों? दिस इज नॉट बीन रिटन न्यूमा, PNEUMA, ठीक है। कैसे कि न्यूमा बेसिकली उन्होंने नॉन लिविंग मैटर को बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि जो डेड एंड डिकेइंग नॉन लिविंग मैटर है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं? मैगट्स लग जाते हैं। मतलब सी, हर थ्योरी के ना बच्चों अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं साइंस में, ऑलराइट। सो वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे ये है कि जो नॉन लिविंग मैटर है उनको उन्होंने न्यूमा टर्म दिया है ना, और ये बोला कि उसके ऊपर मैगट्स लग जाते हैं। जैसे किसी भी सड़ी गली चीज के ऊपर कुछ कीड़े लग जाते हैं, ऐसे ही उस पर मैगट्स लग जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वहां से फिर धीरे धीरे जो है मैगट्स लिविंग है जैसे, तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियसली लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट हुई। तो भैया इस थ्योरी का क्रक्स क्या था? वो ये था कि जो डेड एंड डीकिंग मैटर या फिर नॉन लिविंग मैटर है उससे लिविंग हमारा लाइफ जो है आगे ओरिजिनेट हुआ। इंपॉर्टेंट थेल्स एंड एरिस्टोटल ने दिया। देखो नेक्स्ट देखो, अब आती है हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके, पेन डिडंट गॉट सिलेक्टेड। हाँ ठीक है, क्या? एक तो है आपका बायोजेनेसिस, ठीक है, और एक है ठीक है, अब देखो, और एक है आपका एबायोजेनेसिस, है ना। ये टर्म्स आगे यूज आएंगी तो इसलिए पहले एक बार इनके बारे में सुन ले कान खोल के। बच्चों बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है? बायोजेनेसिस मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या किसी लिविंग मैटर से दूसरी लाइफ का ओरिजिनेट होना। ए बायोजेनेसिस अपोजिट, डेड से यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग का आना, तो वो ए बायोजेनेसिस हो गया। बायोजेनेसिस क्या हुआ? लिविंग से दूसरे लिविंग का आना, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कंसेप्ट प्रपोज किसने किया था? वापस से बच्चों हर थ्योरी में ना आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनेशंस की बात करूं, अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन से, अगर आप कोई भी NTSC, NSC, JS या PRMO जैसे एग्जामिनेशन से प्रिपेयर कर रहे हो, वेल डन, वेरी गुड, करना भी चाहिए एग्जाम, एटलीस्ट एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। और बाकी TT भी आपके साथ है ना। तो अगर आप कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ना थ्योरी का नाम आएगा, बताएंगे अच्छा बताओ कि ये किसने प्रपोज किया, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं ना। तो एग्जैक्टली इसमें बहुत ज्यादा लर्न करने जैसी कोई बात नहीं है, बट इट इज दैट यू नीड टू नो अबाउट इट, ऑलराइट, है ना। देखो, so scientists like Reddy, Lazzaro, Spallanzani, Louis Pasteur proposed and proved the biogenesis concept of Huxley and Harvey. The new organisms arise from the pre-existing ones। देखो, है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली बायोजेनेसिस का कंसेप्ट किसका था? हक्सले एंड हार्ले ने, ठीक है ना। और मतलब कंसेप्ट जो उठाया वो किसने उठाया? हक्सले एंड हार्ले ने। उसके बाद रेडी, लजारो, स्पेलेंजानी एंड लुइस पास्चर प्रपोज्ड एंड प्रूव्ड द बायोजेनेसिस। तो भैया इसका ओरिजिनेशन किसने किया? हक्सले एंड हार्ले ने। उसके बाद उस थ्योरी को सपोर्ट दिया और वापस से प्रपोज जो जिन्होंने किया, ठीक है, प्रपोज भी किया फिर प्रूव भी किया, वो किसने किया? इन जनों ने किया, है ना। तो ये था। अब आती है आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी। बच्चे लोग, कॉस्मोजोइक थ्योरी ये बोलती है कि कुछ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स थे। क्या थे? कुछ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स, मतलब कि जिनके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सो कुछ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स एंड यू कैन से इज योर सीड्स, है ना। उसके फॉर्म में, इधर ध्यान दो अच्छे से, तो ये था कि हेवनली बॉडीज मतलब स्पेस से कहीं ऐसे स्पोर्स आके जो है यहाँ पे गिरे, ठीक है, उनको जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलना स्टार्ट हुई और वो डेवलप हो गए लाइफ में। ये थी भैया आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी, दैट लाइफ केम टू अर्थ फ्रॉम सम हेवनली बॉडीज। ये इनका इस थ्योरी का मतलब था, ठीक है। उनका क्रक्स जो था वो ये था, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स, ऑलराइट। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो मॉडर्न थ्योरीज जिनको नेचुरलिस्टिक थ्योरीज भी बोला जाता है ना। बच्चों यहां से थोड़ी सी जो है क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी मतलब जेन्युइन बातें यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है। यानी कि पहले की थ्योरीज अगर हमने देखी हैं तो वो क्या देखी है हम लोगों ने? थोड़ी सी लिटिल बिट मोर ऑफ अ हाइपोथेटिकल थिंग, है ना, अजम्पशन बेस्ड ज्यादा थी। यहां से क्या है ना, थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशंस जो है लागू होने लग गए, है ना। लोगों को थोड़ी अक्ल आई कि नहीं यार ऐसे तो काम नहीं चल रहा, थोड़ा सा हम क्या एक्सपेरिमेंट वे में या मतलब थोड़ा सा और चीजों को देखें, परखें, ऐसे हवा में बात ना करें।
तो यहाँ से थोड़ा सा बुद्धि लगाना इन लोगों ने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा जो है और ज़्यादा इस चीज़ में एक स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन आने लग गया. सो देयर वी गो विद द मॉडर्न थ्योरीज एंड अबाउट योर नेचुरलिस्टिक थ्योरी. बेसिकली बच्चों क्या था कि ये चीज़ इन थ्योरीज का जो एक क्रक्स है, आगे जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि नेचुरलिस्टिक थ्योरीज के अंडर कौन सी थ्योरीज फॉल करती हैं, ठीक है, दिस यू मस्ट बी नोइंग. आप कैसे पढ़ सकते हो ना, एक तो प्योरली हाइपोथेटिकल थ्योरीज जो हमने पहले देखी हैं, राइट, ऐसे यू कैन रिमेंबर दीज ऑल आर प्योरली हाइपोथेटिकल, है ना, ठीक है, ये सारी थ्योरीज जो हैं. अब यहाँ से आप कैसे पढ़ोगे, यहाँ से आप ऐसे पढ़ोगे कि ओके ठीक है, ये जो है यहाँ से बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटेशन, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है इवोल्यूशन का वो स्टार्ट हो गया. तो इसके अंडर कौन सी थ्योरीज है ना बच्चों, ये जो थ्योरीज हैं ये सजेस्ट करती हैं कि भाई पहले क्या है ना, एक सीरीज ऑफ आप बोल सकते हो बायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज चली आई है, ठीक है, यानी कि पहले जो है कुछ एटम्स आए या फिर कुछ भी पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आया, है ना, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग, उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस उससे अराइज हुआ, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस से. ऑलराइट, ये इन थ्योरीज में बेसिकली बताया गया है कि लाइफ जो है अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई है. लाइफ जो है अर्थ पे वो ओरिजिनेट हुई है लॉन्ग सीरीज ऑफ फिजियोकेमिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन आया, धीरे धीरे इवोल्यूशन आया. पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म हुए, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है फॉर्म हुए, है ना, यानी कि पहले आपका जो है इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, है ना, एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इवोल्यूशन हुआ, जिसको हमने क्या बोला, टर्म क्या दिया, केमिकल इवोल्यूशन, है ना. यानी कि उनके अकॉर्डिंग उन थ्योरीज का अगर हम क्रक्स निकालें तो देयर वाज अ केमिकल इवोल्यूशन, राइट, ठीक है. चलो इसको लिख लो. यस, सो आई होप लिख लिया है सब लोगों ने, ठीक है ना. तो अब बेसिकली इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस की वजह से क्या, इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस की वजह से क्या हुआ है, यस, तो इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस की वजह से आपका जो है प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है बच्चों. राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, किसी नहीं लिखा हो तो लिखो. ऑलराइट, ठीक है. सो चलो मूविंग अहेड, अब हम आगे चलते हैं. हमारी थ्योरीज यहाँ पे स्टार्ट होती हैं बच्चों कि किस किस तरीके से. अब देखो यहाँ पे आपको ना साइंटिस्ट का नेम वगैरह सब, जैसा मैंने आपको पहले बोला है, आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है. सो बेसिकली ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, पहला आता है नेचुरलिस्टिक थ्योरीज. हमेशा ध्यान रखेंगे नेचुरलिस्टिक थ्योरीज में जो है उनका क्रक्स क्या था, उन सबका क्रक्स जो था ओवरऑल सबने अलग अलग दिया, लेकिन क्रक्स उसका अल्टीमेटली ये था कि कुछ सीरीज ऑफ फिजियोकेमिकल रिएक्शंस हुई हैं, उससे पहले पहले इनऑर्गेनिक जो है मैटर या फिर आप लाइफ बोल सकते हो, ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग मैटर है वो आके ओरिजिनेट हुआ, उसके भी आगे जाके फिर है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, जिसको हमने ओवरऑल टर्म दिया केमिकल इवोल्यूशन. ऑलराइट, ठीक है. सो बेसिकली लाइफ केमिकल्स के थ्रू ओरिजिनेट हुई, है ना. अब देखो इंपॉर्टेंट किसने दिया, AI ओपेरिन, किसने दिया आपका ये थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय योर AI ओपेरिन, ठीक है, एंड हेल्डेन. सिंस ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी है, सो ओपेरिन एंड हेल्डेन ही इसके जो है विधाता हैं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है. कौन सी बुक में बच्चों, इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ में, ठीक है. अगेन कौन सी बुक में, ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट इट डाउन.
उनका भी देखो कहने का मतलब यही था, पहले ए बायोजेनेटिकली हमने टर्म्स डिस्कस की थी, है ना, पहले तो ए बायोजेनेटिकली लाइफ आई अर्थ पे, उसके बाद बायोजेनेटिकली धीरे धीरे जो है एवर सिंस देन बायोजेनेटिक इवोल्यूशन होता गया, मतलब कि पहले केमिकल्स के थ्रू इससे इवोल्यूशन है, वही केमिकल इवोल्यूशन जो हमने पिछले साइड में डिस्कस किया था, है ना। सो केमिकल इवोल्यूशन थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेस, सी दिस, राइट, है ना, यही इनका मेन थीम था, है ना। सो इसीलिए इस थ्योरी का नाम बच्चों एक और दिया गया, दैट इज योर, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओपेरिन एंड हेल्डेन, materialistic theory of Oparin and Haldane. So Oparin-Haldane theory is also known as the materialistic theory of Oparin and Haldane. All right. अब देखो इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, सी में, कहा, सी में, सॉल्टी वाटर में, एज अ सिंगल सेल इन सॉल्टी वाटर और ओशनिक वाटर। उसके बाद धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल चेंजेस आते गए और एक यूकैरियोटिक विच इज द डेवलप्ड फॉर्म सेल, है ना, वो डेवलप होता गया। अब उसके लिए बच्चों इन्होंने कुछ स्टेप्स प्रपोज किए। पहला इनका कहना ये था कि पहले आया एक एटम, क्या आया, एटम आया, है ना, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे हमारे अर्थ पे जिनके एक एक एटम आए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में उन्होंने बताया कि उसके बाद कैसे केमिकल रिएक्शंस हुई, है ना, उन सारे एटम्स में कैसे केमिकल रिएक्शंस हुई और उन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म किए। फिर उन कंपाउंड्स के ऊपर कैसे काफ़ी अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट हुआ और कैसे आपका बेसिकली लाइफ का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ। सो लेट अस जस्ट बिगिन। देखो फर्स्ट फेज में उनका कहना था, पहले फेज में जो है उनका कहना था, क्या कहना था कि सिर्फ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो है एक एक एलिमेंट प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बच्चे लोग, एटम्स जितने भी हैं उन सबका एक एक एलिमेंट था। जैसे अर्थ के कोर में थे आपके आयरन, कॉपर, निकल, राइट, है ना, क्रस्ट में थे आपके ये देखो ये सारे के सारे, है ना। वैसे यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, राइट, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स टू टेक डाउन यू कैन जस्ट राइट इट, ठीक है। सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, फ्लोराइड, क्लोरीन, ऑल राइट। सो ऑल दीज, तो उनका कहना यह था कि कोर में अर्थ के हैवी मेटल्स थे, क्रस्ट में ये थे और एटमॉस्फेयर में ये थे। मतलब उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि सिंगल एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वर प्रेजेंट, ऑल राइट। फिर धीरे धीरे इनमें ग्रेजुअली क्या होने लगी बच्चों, केमिकल रिएक्शन। तो यही सेकंड फेज में है। सेकंड फेज, पहला तो यहाँ पे हम लोग फेजेस का नाम याद रखेंगे कि कितने फेजेस में उन्होंने अपने जो इस तरीके का उन्होंने इवोल्यूशन बताया है, ठीक है, ओपेरिन-हेल्डेन थ्योरी और दी मटीरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओपेरिन-हेल्डेन। हाउ, सो दे हैव एक्सप्लेन्ड इट इन 3 phases, दे हैव एक्सप्लेन्ड इट इन योर 3 phases, ठीक है ना, 3 phases. First phase is the atomic phase, second is the molecular phase and formation of simple inorganic compounds, ठीक है। So basically second phase में क्या हुआ बच्चों कि ये जो elements यहाँ पे given है, जिनके यहाँ atoms है ना, elements is the purest form, pure elemental form जैसे हम बोलते हैं, right, है ना। So of course आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं इस बारे में, आई एम वेरी श्योर, राइट। सो अब इनके बीच में रिएक्शन हुई और इन्होंने क्या बनाए, कुछ फर्दर कंपाउंड्स बनाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, ठीक है, सो वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली फर्स्ट कंपाउंड्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, ये लिख लो, वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ प्रिमिटिव अर्थ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। कैसे, अब जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, अब उनके एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उन्होंने कंबाइन करके क्या बना लिया, वेपर फॉर्म, ऑल राइट। एंड देन उसके अलावा आपका नाइट्रोजन एंड अगेन आपका हाइड्रोजन जो है कंबाइन हुआ, अमोनिया फॉर्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे जो है धीरे धीरे उनमें सब्सिक्वेंटली रिएक्शन हुई तो ये कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, ऑल राइट। फिर थर्ड फेज को क्या बोला गया बच्चे लोग, थर्ड फेज का नाम वापस से लिखो यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड फेज, फॉर्मेशन ऑफ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यहाँ से ही थर्ड फेज से आपका जो है लिविंग का, एग्जैक्टली जो बोलते हैं ना लिविंग लाइफ फॉर्म का, यहाँ से ओरिजिनेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कैसे, देखो जो वाटर वेपर्स थे, आपका अमोनिया था, हाइड्रोजन था, कैन यू सी, है ना, उनके ऊपर बेसिकली बच्चों क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड्स थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, सॉरी आई जस्ट यूज समथिंग एल्स, यस। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे ना आपके, जो फॉर्म हो गए थे, राइट भाई, पहले सिंगल एटम से कंपाउंड्स फॉर्म हुए,
है ना, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके ऊपर किसका, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट आया। थर्ड फेज में एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट आया, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या ओरिजिनेट हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आपके एलेनिन, एस्पार्टिन, ओके, सो सिंपल अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, सिंपल शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, अमीनो एसिड जैसे कि आपके क्या हो गए, जैसे एलेनिन हो गया, एलेनिन, एस्पार्टिन, ओके, दीज आर व्हाट बच्चों, फॉर्म्स ऑफ अमीनो एसिड। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें से कुछ के यहाँ पे आप एक दो नाम लिख सकते हो, एलेनिन, एस्पार्टिन, या फिर सिंपल आप जो है फैटी एसिड्स, सिंपल शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस। ऑब्वियस सी बात है, दीज ऑल आर व्हाट, लिविंग कंपाउंड्स, हमारे अंडर प्रेजेंट होते हैं, राइट, है ना। सो देखो यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, लाइटनिंग, थंडरिंग, उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है थर्ड फेज में आपका फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हुआ। सो प्लीज टेक देम डाउन, ऑलराइट, लिख लो इसको। अगर किसी ने नहीं लिखा है बच्चों, फेजेस इंपॉर्टेंट है। पहला फेज था एटॉमिक, सेकेंड मॉलिक्यूलर, जिससे कि सिंपल अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए, ठीक है, जैसे आपका अमोनिया, वाटर वेपर, ऑलराइट, एंड देन थर्ड फेज फॉर्मेशन ऑफ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे, उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सेकेंड फेज में फॉर्म हो चुके थे, उनके ऊपर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे यूवी रेज, कॉस्मिक रेज के इफेक्ट से आपका इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हो गया। सो दिस वाज योर ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी, ठीक है। अब देखो, अब सिंस this was the very first steps towards the protoplasmic, since बच्चों we know that the basis of life is protoplasm, है ना, so we know that, so it was the first step towards protoplasm synthesis। क्यों, because organic matter आने लग गया था, organic matter जो living के लिए essential है, that is what your living is, है ना, so वो आने लग गया, तो obvious सी बात है, वो आने लग गया तो अब क्या होने लग गया, धीरे धीरे living का origination, first step towards the protoplasm synthesis, है ना। सो अब देखो यहाँ पे एक टर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर प्रीबायोटिक सूप। कौन सी टर्म है, प्रीबायोटिक सूप। ये टर्म किसने दिया, हेल्डेन ने। और प्रीबायोटिक सूप उन्होंने किसको बताया था, वो यहाँ लिखा हुआ है, सी, write it down, this is your prebiotic soup, hot dilute mixture of simple organic compounds in sea water। तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, सो सिंगल जो सेल है ये कहाँ प्रेजेंट थे बच्चों, तो ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ उन्होंने बताया कहाँ हुआ, सॉल्टी वाटर में। जितने भी हमने फेजेस देखे सब की सब कहाँ पे आए, आपके वाटर में, है ना। तो वहां से उनके अकॉर्डिंग जो है वो ओरिजिनेशन हुआ है लाइफ का, राइट। सो द लाइफ ओरिजिनेटेड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन सी वाटर, ऑलराइट, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड इन द सी वाटर। फेजेस मैंने आपको बता दिए। और इन मिक्सचर का बेसिकली हॉट मिक्सचर ऑफ दैट, जो केमिकल रिएक्शन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, राइट, उसके मिक्सचर को प्रीबायोटिक सूप टर्म दिया किसने, हेल्डेन ने, ठीक है, लिख लो। अब बच्चों क्या है ना कि भाई स्टोरी में तो बहुत दम था, इनकी जो थ्योरी थी उसमें बड़ा दम था। अब क्या हुआ कि उसको, लेकिन अगेन वो उनका परसेप्शन था, है ना। तो क्या हुआ, बाद में हमारे साइंटिस्ट आए आपके स्टैनली मिलर, ठीक है, कौन से, स्टैनली मिलर एंड एच.सी. यूरे। कौन से, स्टैनली मिलर एंड एच.सी. यूरे। तो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को, ठीक है, सिंस ये भी हाइपोथेसिस था, उन्होंने कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया था प्रैक्टिकली, सो बट दे अज्यूम्ड, ओके, सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर था, तो उनको लगा हमारे स्टैनली मिलर साहब को और एच.सी. यूरे को, है ना, इन्होंने क्या किया, यार ये तो मतलब दम लग रहा है इस थ्योरी में, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया एग्जैक्टली जो प्रिमिटिव अर्थ, यानी कि जो फर्स्टली जब लाइफ अर्थ पे नहीं था, जब ये सब हो रहा था, है ना, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, या ये बोल सकते हैं, ठीक है, जब हमारी अर्थ बनी थी, ओके, उस समय पे जो है वैसी ही कंडीशंस जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब की, उन्होंने बोला चलो यार एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उसका हम लोग ना ऐसा ही एक माहौल बना लेते हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस थ्योरी को वेरीफाई किया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड द ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी बाय क्रिएटिंग
है ना, इन देयर लेबोरेटरी द प्रोबेबल कंडीशंस ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, जो जो उन्होंने बताया वैसा वैसा कंडीशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियल में एक लैब में जो है डेवलप कर दिया, ठीक है ना। तो सेम उन्होंने एक ग्लास ट्यूब का, बच्चों देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो एक अपैरेटस बेसिकली तैयार किया, है ना, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्होंने बताए थे जो ऑलरेडी फॉर्म थे, जैसे मीथेन हो गया आपका, वाटर वेपर हो गया, राइट, अमोनिया हो गया, है ना। सो बेसिकली ये सब का व्हाट हैपेंड इज कि इसका इन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही वहाँ माहौल क्रिएट कर दिया, राइट, थंडरिंग भी दे दी उसमें, लाइटनिंग भी दे दी, ठीक है। सो एवरीथिंग दे क्रिएटेड द सेम एटमॉस्फेयर, और टू देयर अटर सरप्राइज बच्चे लोग मस्ट बी नोटेड कि मतलब उसके बाद उन्होंने देखा जो रिजल्टेंट फॉर्मेशन हुआ ना, वो क्या हुआ, आपके सच में अमीनो एसिड्स लाइक एलेनिन, एस्पार्टिन जो है आके डेवलप हो गए। तो क्या हुआ, इस थ्योरी से उनका जो इस एक्सपेरिमेंट से उनका जो थ्योरी था ओपेरन हेल्डेन का, वो क्या हुआ, प्रूफ, है ना। सो इन्होंने क्या किया, या यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट उन्होंने सिमिलर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, राइट, एंड देन हाइड्रोजन, ओके, आपका मीथेन, ओके, एंड ये सारी गैसेस आपके वाटर वेपर्स, ऑल राइट, ठीक है ना, और अमोनिया एक चैम्बर में किया, और एनर्जी किससे दिया उसको, लाइट स्पार्क से, ठीक है, जिससे कि इनके ऊपर रिएक्शन ये कैसे कर सके, लाइट स्पार्क से, ऑल राइट, है ना। एंड उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना ना बच्चों, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना जिसको उन्होंने प्रीबायोटिक सूप बोला था, ठीक है, तो यहाँ पे उसको कंडेंस होने दिया, है ना, और इस तरीके से एक वीक तक ये एक्सपेरिमेंट चलाते रहे कि चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्या फॉर्म होता है ना। अब उसके बाद जब उस कंडेंस्ड जो मटेरियल निकला, ठीक है, जो लिक्विड निकला कंडेंस करने के बाद, उसका जब उन्होंने स्टडी किया तो क्या देखा कि जो लिक्विड था, इट रिवील्ड ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, दे आर द फॉर्म्स ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। सो बेसिकली द लिक्विड रिवील्ड ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो देखो, तो इसीलिए दस बायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाज कंफर्म्ड, एंड ओपेरन एंड हेल्डेन को भाई बड़ा ही खुद पे प्राउड होगा, वाओ, हमने फाइनली हाइपोथेसिस जो दिया था वो एज अ थ्योरी सही प्रूव हुआ, किसके एक्सपेरिमेंट से, स्टैनली मिलर एंड एच.सी. यूरे, ऑलराइट। सो गाइज, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज आर मेकिंग नोट्स। इट्स इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, थोड़ा सा डल सा टॉपिक है लेकिन यस इट्स इंपॉर्टेंट एनीवेज, ठीक है। चलो, तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट, ऑल राइट, है ना। लेमार्किज्म में क्या था बच्चों, कि किसने प्रपोज किया था, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लेमार्किज्म। देखो इन्होंने और फर्दर आगे अक्कल लगाई अपनी। सो इट वाज प्रपोज बाय जीन बैप्टाइज डे लेमार्क, राइट इट डाउन। और उनकी कौन सी बुक में उन्होंने इसको प्रपोज किया, फिलोसॉफी जूलॉजिक, ठीक है, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब भैया यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, वो ये कि हम अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, है ना। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी, ये जो टर्म है हमारा बायोलॉजी, किसने दिया, इट वॉज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रिबेरिनस, राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब बच्चों देखो लेमार्किज्म जो आया था, जो किसने दिया था, आपके जीन बैप्टाइज्ड एंड लेमार्क में, ठीक है, डे लेमार्क में, ऑलराइट। सो बेसिकली इनका किस बुक में दिया था, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ऑलराइट। एंड अगर पॉसिबल हो तो प्लीज इसके ईयर्स भी ना आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब बायोलॉजी टर्म के बारे में हमने देखा, लेमार्क एंड ट्रिबेरिनस ने दिया था ये, राइट, है ना। अब यहाँ पे आता है बच्चों कंसेप्ट क्या था लेमार्किज्म, एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था। देखो उन्होंने कुछ कुछ अपने कंसेप्ट्स दिए। पहला उसमें से ये था आपके बारे जो है कि हमारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर एक कुछ इंटरनल फोर्स होता है, कुछ जैसी पावर होती है जिससे वो अपने साइज को, अपने ऑर्गन्स के साइज को क्या ग्रो करते हैं। और यही उन्होंने बताया इंटरनल वाइटल फोर्सेस, जो उनका पहला जो है कंसेप्ट था, ठीक है। दूसरा उनका था कि भाई एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग आपकी ऑर्गेनिज्म की नीड्स अलग आती हैं, ठीक है, डिजायर्स अलग आती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन आगे देखेंगे भाई किस हिसाब से। सो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
चेंजिंग एनवायरमेंट गिव्स राइज टू न्यू नीड्स, न्यू नीड्स और डिजायर्स प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस ऑफ हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आज कोई सांप है, राइट, ही नीड्स टू क्रॉल, उसका जो उनका कहने का मतलब यहाँ ये था कि जैसे सपोज एग्जाम्पल देयर इज अ स्नेक, ओके, ही क्रॉल्स, ऑलराइट, हो सकता है उसके एंसेस्टर्स को लेग्स थे, ठीक है, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रहता है, राइट, द एनवायरनमेंट विच ही सर्वाइव्स इन, ओके, इट डजंट नीड्स लेग्स। तो उनका कहने का मतलब था कि जैसे जैसे उनका एनवायरनमेंट चेंज होता गया, ऑलराइट, उनके वो ऑर्गन्स या तो बढ़ गए या फिर हट गए, ठीक है, जो उनके काम के ही नहीं थे। तो इस तरीके से जो है चेंजिंग एनवायरमेंटल नीड्स की वजह से आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर या फिर देयर चेंजेस ऑफ हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, नए स्ट्रक्चर्स या तो बने या हट गए, ठीक है, किसकी वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। सो बेसिकली द सेकेंड वन वाज इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, ऑलराइट। नाउ मूविंग अहेड, see, the third was your use and disuse of organs. So according to it, he says that अगर कोई organ है बच्चों, है ना, उनका यहाँ पे कहने का क्या मतलब था कि मान लो किसी को बहुत ज़्यादा फिन्स की ज़्यादा जरूरत, जैसे फिशेज हैं, राइट, सो दे रिसाइड इन वेयर वाटर, ऑल राइट, सो दे माइट बी, उनका यहाँ पे कहने का मतलब ये भी था कि हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनको पहले से ही ऐसे स्ट्रक्चर्स आए हों, लेकिन अगेन उनका उसका जो भी ऑर्गन है उसका फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो या तो क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा, साइज में रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और या फिर ख़त्म हो जाएगा। और जिनका एनवायरनमेंट ये चाहता या फिर उनको वो ऑर्गन का ज़्यादा नीड है, तो उनके अकॉर्डिंग, लेमार्क के अकॉर्डिंग, वो ऑर्गन उतना ही ज़्यादा उनमें डेवलप होगा, ऑल राइट, है ना। सो दिस वॉज द थर्ड, यू कैन से थर्ड फैक्टर विच ही पुट आउट, ऑल राइट, ठीक है, एंड दैट इज योर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की अगर कंस्टेंटली कोई ऑर्गन यूज हो रहा है तो वो ज्यादा डेवलप होगा और जो यूज नहीं हो रहा है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। देन इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बच्चों हमने ये चीज हेरिडिटी में देखी थी कि कभी भी अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, लेकिन लेमार्क ने उस टाइम पे क्या बोला कि होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ भी एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप कर लेता है अपने अंदर, क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। जैसे कि अगर मैं अभी इंसानों की बात करूं, मान लो कि कोई ही हैज अ गुड स्किन टोन लेकिन बहुत ज्यादा धूप में काम करने की वजह से गॉट टैन, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो वो ऑर्गेनिज्म का जो अक्वायर्ड कैरेक्टर है वो भी इनहेरिट होगा, है ना। सो किसकी वजह से, क्योंकि भाई इंटरनल कुछ वाइटल फोर्सेस जो उन्होंने थ्योरी सबसे पहला अपना जो दिया था कि लेमार्किज्म के पॉइंट्स क्या थे, उसमें क्या था कि इंटरनल फोर्सेस उसको हेल्प कर रहे हैं, है ना। सो इंटरनल फोर्सेस अफेक्ट ऑफ द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इस वजह से ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्सेस इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ organs. So basically all the 3 points came into this one, that this is the reason why the acquired characters would also be inherited. Why so? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हैं जो अंदर से उसको फोर्स लगा रहे हैं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, यूज एंड डिसयूज ऑफ योर ऑर्गन्स, ठीक है। सो ये उनका कहना था, है ना। सो एंड देन उनका कहना ये भी था कि ये जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं कंस्टेंटली अगर आपके आगे वाली जनरेशन में इनहेरिट होते जाएंगे तो क्या है ना, एक अलग ही जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक अलग ही जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि एंसेस्टर्स से टोटली डिफरेंट होगी। अगेन बात नहीं बनी, कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, है ना। सो यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल्स क्या क्या थे लेमार्किज्म के सपोर्ट में, आप ये लोग इनको लिख सकते हो इन पॉइंट्स को। दे आर लॉन्ग नेक एंड लार्ज 4 लिम्स ऑफ जिराफ। ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा उसके ये ऑर्गन्स जो हैं यूज में आ रहे हैं तो भाई उतना ही ज़्यादा जो है ग्रो कर गए। एक्वेटिक बर्ड्स स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप्ड वेब्स। ऑब्वियसली बात है पानी में जो भी बर्ड्स हैं जैसे आपके डक हैं, है ना, वो ऑर्गन उनको ज़्यादा काम में आता है तो वो बढ़ गया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हाँ भाई बात में दम तो है, कुछ तो है यहाँ पे इन्होंने जो बताया, यस ये चीज हो सकती है। ऑल राइट, देन स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, दिस एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। अब भैया जो डियर है उसका लिम्ब बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, शेर से भागना है तो, है ना, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरी जो है
इस तरीके के होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी फास्ट रनर्स होते हैं, सो उनके फीट्स उतने ज़्यादा डेवलप हो गए, राइट। देन आपके जो रेप्टाइल्स हैं, व्हाट रिट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ योर कार्निवोर एनिमल्स, यानी कि इस तरीके से रिट्रैक्टाइल, राइट, इस तरीके से पकड़ने वाले, क्योंकि वो अपने फीस्ट को, अपने जो भी उनका खाना है, राइट, उसको इसी तरीके से पकड़ के नोचते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनका यहाँ मतलब क्या था कि उनके क्लॉज ऐसे इसलिए हुए बिकॉज उनको उसकी ज़रूरत थी, अगेन, ठीक है। जो भी ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों जो आपके लेमार्क की थ्योरी को क्या कर रहे थे, लेमार्क के पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सारे तो नहीं कर रहे थे, ये बात पक्की है। अब देखो क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्या आया कि पहला कंसेप्ट जो है उनके अकॉर्डिंग भाई जो ऑर्गन्स हैं, है ना, सो ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू इंक्रीज इन द साइज। क्या था, ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू इंक्रीज इन द साइज, ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू इंक्रीज इन साइज। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? जैसे कि अगर हम एक आपका, अगर आपने पढ़ा हो, इफ़ यू नो अबाउट इट, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अबाउट योर जूलॉजी में, राइट, एंड बॉटनी में जो हम पढ़ते हैं, दैट इज योर अबाउट योर प्लांट्स, राइट, प्लांट डाइवर्सिटी। सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, है ना, एंजियोस्पर्म्स ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो ये क्या बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है बोला जाता है कि वो ज़्यादा प्रिमिटिव है ना, वो ज़्यादा प्रिमिटिव है आपके किससे, शर्ब्स, हर्ब्स और ग्रासेस से, है ना। बट द शर्ब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इवॉल्व फ्रॉम ट्रीज बट द साइज इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, राइट। यानी कि एंजियोस्पर्म्स seem to have been primitive and the shrubs, herbs and grasses evolved from the trees but the size reduced during the evolution। भाई shrubs, herbs और grasses जो है वो trees से evolve हुई हैं, है ना, लेकिन लेमार्क के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं होना चाहिए था, राइट, क्योंकि वो बोलते हैं इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो डिक्रीज हुआ, तो भैया यहाँ कंसेप्ट फेल। सेकंड कंसेप्ट फॉल्स कैसे हुआ कि वी कैंट हैव अ स्प्राउट विंग्स विशिंग टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। ऑब्वियसली बात है, स्प्राउट्स के विंग्स जो हैं, ठीक है, स्प्राउट विंग्स विशिंग टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, दे कैन नॉट, उनका तो अच्छा खासा डेवलप होता है लेकिन फिर भी जो है दे कैन नॉट फ्लाई, राइट। अब थर्ड कंसेप्ट के अगेंस्ट क्या रिजेक्शन था, ऑब्जेक्शन क्या था, आईज ऑफ रेगुलर रीडर डू नॉट इंक्रीज इन साइज। ऑब्वियसली बात है, बोलते हैं जितना ज्यादा आप ऑर्गन्स का यूज डिसयूज से उसका साइज का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डिसाइड होता है, राइट, यही बोला था उन्होंने, है ना, जो उनका थर्ड कंसेप्ट था। लेकिन अगर कोई इंसान जो है, हमारा हार्ट कंस्टेंटली बीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, वो तो साइज में इंक्रीज नहीं होता। कोई जिस किसी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, हमें तो नहीं है वैसे, है ना, हाँ, तो किसी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, आंखें तो बड़ी नहीं हो जाती हैं, राइट। सो अगेन उनका ये कंसेप्ट भी आपका जो है वो क्या हुआ बच्चों की कांस्टेंट साइज में इंक्रीज होना चाहिए था। जनरेशन में ऐसा नहीं है, राइट, हार्ट सेम साइज का है, आंखें हमारी सेम साइज की हैं, ठीक है, कोई इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें लेके ऐसे तो नहीं घूम रहा है, राइट। सो उनके अकॉर्डिंग उनका एक कंसेप्ट था, भाई हमारा नहीं था, उनका एक कंसेप्ट था। सो सॉरी, फेल। देन उसके बाद अक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, ठीक है, सो रिजेक्टेड, ठीक है। सो इस तरीके से उनके सारे थ्योरीज क्या हुए, रिजेक्ट, ऑलराइट। सो बच्चों आज हमने ना थ्योरीज कंप्लीट की हैं, मतलब कुछ, सारी नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम इन थ्योरीज को और आगे बढ़ाएंगे और किसने क्या क्या अपना दिमाग लगाया और अपनी क्या क्या थ्योरीज यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है। अभी जो था, जो नेचुरलिस्टिक थ्योरीज थी उसका बेस क्या था, क्रक्स क्या था, उस पर ध्यान देना, ठीक है। एंड देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप जितना भी पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। ओपेयर एंड हेल्डेन का एक्सपेरिमेंट जो थ्योरी था, हाइपोथेसिस था, उसको प्रूव किया आपके मिलर ने, है ना, यूरे ने, ऑलराइट। देन उसके बाद लेमार्किज्म ने अपनी कुछ चीजें, अपनी गणनाएं बताई, अरे ऐसे 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 है तो ऐसा हुआ है, उसका फेवर किसने किया, किन थ्योरीज ने दिया, लेकिन रिजेक्शन हुआ, सो इसलिए रिजेक्ट हो गई, किस वजह से हुई, है ना। तो ये एग्जांपल्स आप अपने में ध्यान रख सकते हो। सो ओवरऑल इट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल थिंग टुडे, ऑलराइट। समझने का इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आगे वाली क्लासेस भी थ्योरेटिकल ही रहेंगी इसकी, ठीक है। सो मोर ऑफ अ थ्योरी बट ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑफ कोर्स फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ यू रियली लाइक द लेक्चर, ऑलराइट, एंड if you like the way I teach biology, I interact with you guys, so whatever reason आपको कुछ भी इसमें थ्योरी कुछ अच्छा लगा, हो सकता है किसी का नाम अच्छा लगा, या फिर if you like me as a biology teacher, all right, if you really enjoy studying biology with me, that's the most important thing here, so you just hit that like button and also subscribe to the channel of Talking Textbooks। बेल आइकन आपको दिख रहा है, ऑफ कोर्स उसको हिट करोगे तभी हमारे वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही मजेदार बायोलॉजी लेक्चर्स के साथ
I'll be back, of course. But as for now, guys, loads of love to you. Apna dhyan rakhiye, and I'm Dr. Gitanjali Sharma. For now, we'll take a tata from you, and I'll see you in the next lecture. Bye, take care.